तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो ऑनलाइन क्लासेस को मिस नहीं करो। कुछ करना तो है नहीं तुम लोगों को, इसमें क्या करना है, लेकिन मतलब आपने टाइम पे ऑनलाइन आ जाना है। टास्क भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको पता ही बात। अभी मैं एक टेस्ट दूंगा, मतलब इस क्लास के बाद ना एक शॉर्ट साइट टेस्ट होगा, वो भी गूगल फॉर्म पे होगा। वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, वो भी आपको हार्डली 15 to 20 मिनट्स लेगा। और जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं क्लास में ही करवाऊंगा आज इंशाल्लाह ताला ना। तो होपफुली यू ऑल कैन सी दिस अगेन द प्रेजेंटेशन। आप देख मतलब जो नोट्स मैंने ओपन किए हैं आप देख पा रहे होगे। होपफुली हम इसके अंदर जो चीजें रह गई थी वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्पर्शन हमने कर लिया था, सही। यू ऑल कैन सी दिस राइट, यू ऑल कैन सी द प्रेजेंटेशन राइट। यस। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच इस्माइल। अब देखो डिस्पर्शन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्पर्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सही है ना। अब डिस्पर्शन के बाद हमारे पास आगे हम चलेंगे, लेकिन एक दो बातें डिस्पर्शन में और मैं यहाँ पे वो बताना चाहूंगा तुम लोगों को। देखो इसके अंदर जैसे ये प्रिज्म आपको दिखा रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि हम आप देखो सबसे जो कम बेंडिंग कर रहा है, मतलब वो लाइट सबसे रेड सबसे कम बेंड कर रहा है जब प्रिज्म के अंदर से, मतलब ये आ रहा है। ज़ाहिर है यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्शन हो रही होगी ना, ये आपके पास अंदर प्रिज्म क्या है, प्रिज्म ग्लास है, ये एयर है। जब व्हाइट लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सब पता है रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्पीड चेंज होती है और जो भी है सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा बस, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं हम। किसका कंपैरिजन, कुछ कलर्स का। देखो रेड जो है वो सबसे कम बेंड कर रहा है अमंग ऑल द कलर्स। मतलब आप ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट से अगर कंपेयर करो ना, रेड सबसे कम डेविएट कर रहा है। मतलब डेविएशन पता है क्या होता है, डेविएशन ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास प्रिज्म है ना, अगर मेरे पास यहाँ से व्हाइट लाइट ने आके इसको हिट किया ऐसे, तो अगर ये व्हाइट लाइट अनडेविएटेड जाती ना, तो वो कुछ ऐसे ही चली जाती स्ट्रेट, राइट। ये अनडेविएटेड होती, मतलब इसको मैं कहता है ये भाई ये डेविएट नहीं हुई, ये मतलब इसकी बेंडिंग नहीं हुई, ये हो गई अनडेविएटेड गई, सही है ना। लेकिन यहाँ पे सब अगर ऑलमोस्ट सारी ही रेड साइड सबसे कम हो रही है, सभी जो है वो क्या हुई है, डेविएट हुई है अपने, मतलब जैसे जहां उनको जाना चाहिए था उससे इन्होंने थोड़ा सा मतलब बेंड किया है, जैसे ये रेड ने करा है, इसी तरीके से बाकी सारे कलर्स ने भी करा है। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाली बात मेरी लास्ट क्लास में रह गई थी कि मैंने कहा था आराम से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में बेसिक्स ही बताए थे मैंने। तो खैर, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना डेविएट हुई है लाइट अपनी अपनी ओरिजिनल जो है ना वो किससे, ओरिजिनली जैसे आ रही थी उससे कितना डेविएट हुई है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये समझने वाली बात है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, तो फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर ये लाइट इस तरीके से जा रही थी तो ये स्ट्रेट चली आती, तो ये अनडेविएटेड होती। ये रेड ने इतना डेविएट करा है, तो दिस एंगल, ये एंगल को मैं कहूंगा कि क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ ना, अगर मैं किसका ग्राफ बनाना चाहूँ, डेविएशन यानी कितना कौन डेविएट कर रही है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है। अब देखो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लास्ट क्लास में कि फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है डिफरेंट वेव्स की। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में हमने कौन कौन सी वेव देखी थी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। मैंने कहा था ये जो विजिबल लाइट है ना, ये फर्दर किस में ब्रेक होती है, ये फर्दर ना कुछ कलर्स में ब्रेक होती है, जिसको आप कहते हो विबग्योर। यही वाली बात है ना, मतलब वही विबग्योर। कौन कौन से कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, यही सारे कलर्स हैं। अब आप नोट कर सकते हो कि रेड रेड की और वॉयलेट की भी क्या डिफरेंट होगी। मतलब रेड और वॉयलेट में एक्चुअली डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आता है। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये चीज डिफरेंट होती है सबकी। मतलब होती, मतलब आप शुरू से अगर स्टार्ट करो रेडियो से लेके गैमा तक, तो सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, सही है। तो इसी तरीके से विजिबल लाइट जो कि इन सारे कलर्स से मिलके बनी हुई है। अब आप सबसे पहले जो कलर आपका आ रहा है वो रेड आ रहा है, और सबसे लास्ट कलर जो आ रहा है वो वॉयलेट आ रहा है। ऑब्वियसली क्या डिफरेंट होगा इनका भी, इनकी भी आपस में जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी, सही है। वो कैसे डिफरेंट होगी ये अभी हम देख लेंगे, दोबारा मैं इसको एक बार रिव्यू करवा दूंगा। लेकिन देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि जो है ना, आपके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ज्यादा अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, जैसे डेविएट कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। मतलब डेविएशन में अगर ज्यादा कर रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे ऊपर जाऊंगा,
तो डेविएट कौन ज्यादा कर रहा है? मुझे पता चल रहा है ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ग्रीन ये सब ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे कंपेयर करूं किसको, मैं कंपेयर कर सकते, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ये वॉयलेट है, सही है, वॉयलेट ऑब्वियसली ज्यादा डेविएट करेगा। रेड या ऑरेंज अगर मैं लूं तो वो इससे कम डेविएट करेगा, तो मतलब ये वाई एक्सिस इस पे कहीं नीचे आएगी इसकी वैल्यू, मतलब ना रेड कहीं कहीं कम आ रहा होगा। अच्छा, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी लेकिन वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वर्ड, मतलब आप अगर नोट करो यहाँ पे, तो जो रेड की फ्रीक्वेंसी होगी वो देखो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी रेड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, रेड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, सही है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी में रेड थोड़ा कम होगा, मतलब यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी, वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा रखी है मैंने। और आप जब इसकी बनाओगे तो ये मतलब कुछ इस तरीके का बन रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूँ, किसके, रेड और वॉयलेट की अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो ये डेविएशन का ग्राफ कभी के बार एग्जामिनर ऐसे मतलब ना दे देता है, बहुत बहुत रेयरली आया है, लेकिन ये आ सकता है, मतलब ये ना, तो उसको समझ सर लो थोड़ा सा, क्लियर हो, आसान है ना, कोई प्रॉब्लम तो सर नहीं है उसमें? सर हाँ बोलो सफी, बोलो ये बोलो। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है बेंडिंग। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, हाँ, ये आपने बेंडिंग, ऐसा बता। हाँ बिल्कुल, कैसे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अगर बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल सही है, अगर कम डिपेंड, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम बेंडिंग होगी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा बेंडिंग होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर क्या होना चाहिए, ज्यादा बेंडिंग होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली ओके ऐसा ही सर। है। वेवलेंथ से इसको रिलेट कर, वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो कम बेंडिंग करेगी, समझ रहे हो, वेवलेंथ से ऑपोजिट है, मतलब इनवर्सली है। ओके फ्रीक्वेंसी ओके से जैसे डायरेक्टली बताया ना आपने, वेवलेंथ से इनवर्सली है, बहुत आसान सी बात है, पर लेकिन कुछ फैक्टर्स ना आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएंगे अभी, बहुत आसान है ये चैप्टर, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक और बात जो मुझे बतानी थी, वो यहाँ पे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बतानी है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी मैं बता देता हूँ। देखो आपके पास जो जितना ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, हम कहते हैं उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग होती है, सही है, तो अगर आप गूगल करो ना कि किसकी रिफ्रैक्टिव, मतलब ब्लू और रेड की कंपैरिजन कर लो, सही है, अगर आप लिखो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आप लिखो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा कि भाई रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो ब्लू से क्या है, वो कम है, इसीलिए वो क्या करती है, आपके पास बेंडिंग भी कम करती है, मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ, जैसे वो एक फॉर्मूला था ना, वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये वी तो देखो दोनों के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा डिफरेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक की अगर का मतलब फ्रीक्वेंसी और लेमडा जो है ना ऑब्वियसली डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सही है, और बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक बात आती थी, वो जो स्मॉल एन जो हम डिस्कस करते थे, साइन आई, दैट ज्यादा बेंड कर रही है, कौन कम बेंड कर रही है, अब ये बेंडिंग ना आप देखोगे कहाँ से, आप ये इस लाइन से देखोगे, ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, जो जिसको मतलब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये मतलब यहाँ बेंड हो गई, अब ये कितना बेंड हुई, ये और ज्यादा बेंड, सबसे ज्यादा बेंड ये ऐसे वॉयलेट हुई है, इसका एंगल देखो आप, सबसे ज्यादा बेंडिंग इसने करी है, सही है, इससे कम जो है ना वो कोई येलो ने करी, इसके बाद आप सबकी बेंडिंग देख सकते हो, सबके एंगल बना सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आगे चलूं, ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। आज कोई नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुश्ताइल सही हो गया आपका आईडी वगैरह का मसला जो चल रहा था, शोएब तो लास्ट क्लास में भी थे। अच्छा, उमर भी आए हैं इस क्लास में, चलो गुड है। तुम लोग जो है वो क्लासेस को मिस नहीं करो, क्लासेस मिस करना जो है ना वो गुनाह कबीरा है, क्लासेस में रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड करके कोई गूगल क्लासरूम वगैरह पे नहीं डालने लगा, मैं लाइव आओगे क्लास में तभी आप, सीख पाओगे कुछ, इसलिए ये है कि आपके महीने में ही पता चल जाता है ऑब्वियसली आपका पेयर होता है, लेकिन जो नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका ये सीन होता है कि वो उसकी फाइल खुलती है कोई मई जून में जाके, और मई जून में जब वो फाइल खुलती है ना,
तो उसकी फिर प्रॉपरली जो है ना क्या होता है, फिर अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो फिर आपकी मई जून, समझो जून जुलाई खराब होगा, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा, दोबारा पेपर दिलवाया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना मसले मसाइल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना ज़रूर रखो कि तुम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो कि पास हो जाओ। समझ आ रहे हो? अच्छा मिनहाज, ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। मतलब पास क्या, मैं तो बोलूँगा यार बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। और आगे जाके तुम लोगों को ए लेवल्स में भी बहुत देखो ये काम आएगी, छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। अभी ग्रेड 10 का रिज़ल्ट है तुम्हारा, अभी जैसे मिड ईयर जैन, अगर इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर रहे, वैसे तो उसके देखा जाएगा, वो तो उसके गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे। लेकिन अगर हालात बेहतर रहे, स्कूल खुलते हैं, तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, जैन में आपके मिड ईयर्स होंगे। मुझे ना मिड ईयर पोस्टपोन्ड हुए, मिड ईयर कैंसिल नहीं हुए। तो मिड ईयर होंगे, उसके बाद क्या आपके उसमें क्या होंगे, फौरन मार्च में या अप्रैल में आपके फिर क्या हो जाएंगे, मॉक्स हो जाएंगे। तो ये है कि चीज़ें जो हैं वो सिर्फ डिले हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी ऑब्वियसली। और पेपर्स भी होंगे एक्सपेक्टेड के चांसेस, चलो एक्सपेक्टेड कि आप लोग कर रहे हो, पर लेकिन पेपर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर जब हो गया था ना इतने वर्स्ट केस में, तो आप समझ लो कि फिर अब मई जून में तो हालात और ज़्यादा इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। सही है। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोलूँगा फोकस ऑब्वियसली आपका वो जो अपेयरिंग होगा उस पे ज़्यादा होगा, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को नहीं वो करो, आगे जाके ये हॉन्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। और ए लेवल्स में जब कॉलेज के लिए नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे जैसे अभी आप लोग देख रहे होगे 11th के सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा रिजल्ट मांगते हैं। जो कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस है ना, बल्कि अब तो सारे कॉलेज ये करने लग गए हैं। यहाँ तक के मतलब क्रेडो ले लो, हाइब्रो ले लो, अच्छे कॉलेजेस की बात करो तो निक्सट, लाइसियम, केजीएस सब रिजल्ट मांगते हैं ग्रेड 9 से। ग्रेड 9 का, 10 का और 11 का इस तरीके से चल रहा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्पेक्ट्रम तुम लोगों को दिखाता हूँ। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो मतलब ये सारी वेव्स हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ी डिस्कस कर ली थी। मैंने इसको तुम लोगों को याद करने एक निमोनिक भी बताया था, इसको याद करना ना बहुत जरूरी है। मतलब आपको पता है ये सारे सीक्वेंस आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो इसको याद करने का क्या था, कोई निमोनिक किसी को याद है? बहुत आसान सा मैंने बताया था एक, मैंने कहा था भाई इसको ऐसे याद कर लो कि रिच मैन इन लंदन, मतलब अब अगर वी से याद करो, एक्चुअली ये होता है विजिबल लाइट, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लंदन से बोला जाता है, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि वेगस बोल दो, लास वेगस बोल दो, कुछ भी बोल दो। मतलब यूज को अल्ट्रा वायलेट को हमने बोल देते हैं, यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। ये है इसका एक निमोनिक याद करने का, ये इसको याद करना बहुत जरूरी है। सही है। मैंने रिच क्यों लिखा है, आर रेडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो इंफ्रारेड, ठीक है, बता रहा है। और विजिबल लाइट, या अगर आप लाइट बोलते हो तो उसको फिर कोई मतलब जाहिर से ठीक है नाम आप चेंज कर दोगे। यहाँ पे मैंने वेगस इसलिए लिखा है क्योंकि वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और फिर गैमा रेज। सही है। ये सारी इसको याद करना है और समझना है अच्छे तरीके से। सही है, याद हो गया। ये स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए सबको, मतलब स्पेक्ट्रम अगर नहीं याद होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम वो करते भी जाएंगे। मतलब साथ साथ ही मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। कौन सा मैं क्वेश्चन दिखा रहा था आपको? अच्छा, ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। You all can hear me, right? I'm audible, right? जी सर, यस। अच्छा ओके, एक सेकंड यार, जरा मैं प्रेजेंट करूं। अब देखो आप सबकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये, नवंबर 2012 का पेपर 2-1 है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें हमने कुछ ना आपको कुछ ऐसे मतलब रेज बना के दे दिए। सही है। और ये किस ऑर्डर में है ये आप देख लो। सही है।
तो लास्ट सही है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अच्छा लिस्ट 3 एरर्स इन पीपल्स नोट, मतलब उन्होंने कौन बताया नोटबुक उसने यहाँ पे इनके लिखी है, कुछ पार्ट लिखा है स्पेक्ट्रम का, जैसे अच्छा इसने ना सर रेडियो इस है तरीके से लिखा है। हाँ सर, वो रिच मैन बताया था ना आपने, तो ये रेडियो वेव से हाँ पहले सही है। आएगा। अब ये आप पता क्या कर रहा है, इसको हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, रेडियो से ना, ये पीछे से चल रहा है, मतलब इस तरीके से गैमा से अल्ट्रा इंफ्रारेड फिर रेडियो, ये किया है, कोई टेंशन नहीं है, आप पीछे से पढ़ लो इस तरीके से। रिच मैन, अब यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मसले हैं, यहाँ पे कुछ रिच मैन आता है ना। चलो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ इधर, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, जैसे ये तो चलो सही है रिच, उसके बाद क्या आना चाहिए, मैन आना चाहिए माइक्रोवेव। ना, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ प्रॉब्लम है ना। अब देखो मैन इन्होंने बाद में लिखा है, समझ रहे हो, मतलब माइक्रो पीछे कर दिया, इंफ्रारेड बाद में कर दिया, मतलब इन दोनों को इन्होंने ऐसे रिप्लेस कर दिया है। सही है, तो आप क्या लिख सकते हो, माइक्रोवेव आनी चाहिए किसमें, माइक्रोवेव शुड कम इन प्लेस ऑफ, क्या लिख सकते हैं, शुड कम, शुड या शुड बी इन प्लेस ऑफ, इन इंफ्रारेड। प्लेस ऑफ रेड, बिल्कुल, ये पहली मिस्टेक हो गई, समझ आया। इसी तरीके से दो और मिस्टेक्स हैं इसमें, एक और कौन सी मिस्टेक आपको नजर आ रही है यहाँ पे। अच्छा चलो आगे चलते हैं, उसने चलो रिच मैन इन तो हो गया होगा, इन लंदन कहीं कहीं नजर नहीं आया मुझे, विजिबल लाइट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है आप लोगों को नजर नहीं है ना, तो विजिबल लाइट इज मिसिंग, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, या कोई प्रॉब्लम है, विजिबल लाइट इज मिसिंग, ये बात कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते। कर सकते सर, एक तरह का एरर है ना ये भी। एरर है ना, ये मिस कर दिया ना उसने, स्पेक्ट्रम में सारी वेव्स नहीं लिखी उसने, स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो विजिबल लाइट है वो मिस। मैं नेम कॉल आउट नहीं करूंगा, लेकिन आप कोई भी है कौन, अदर देन क्या होगा इसके अंदर, बहुत आसान है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इसके अंदर एक तो मैंने लिख दिया ना, चलो विजिबल लाइट मिसिंग है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या था, रिच मैन इन लंदन यूज, चलो वहां पे हटा देते हैं, यूज में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा किसी का आया रिस्पॉन्स, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अच्छा ओके ओके, समझ नहीं आया। देखो बहुत आसान है ये जो है, सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट क्लास में नहीं थे ना तुम, या थे, देखो इसके अंदर होता ये है कि आपके पास ना, बता ये रहा हूं मैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसका अगर मैं क्विक सा रिकैप देना चाहूँ ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे जो सन से अर्थ पे जो वेव्स आ रही है ना, वो पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा है, हमें लगता, हमें क्या नजर आता है, सन से सिर्फ लाइट है ना, मतलब हम जो देख पाते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं, लेकिन विजिबल लाइट एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो सन से आ रहा है, एक्चुअली सन से पूरा स्पेक्ट्रम रेज, गैमा रेज है ना, इंफ्रारेड रेज, हम किसको देख पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं। सही है, और विजिबल लाइट क्या है, स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट है, यहां तक समझ में आई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, यहां तक क्लियर हो गया ना श्वेत, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर अभी दोबारा समझा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ ऑर्डर। देखो हम दोबारा उसमें चलते हैं नोट्स पे, और मैं तुम्हें ये ऑर्डर दिखाता हूँ। देखो हमारे पास, मैंने तुम्हें जो ये सारी वेव्स बताई है ना, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, ये प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं एक पैटर्न में, मतलब आप इस पैटर्न को ना आगे पीछे नहीं कर सकते। सही है, मतलब सबसे पहले अगर रेडियो है ना, तो सबसे पहले रेडियो ही आएगी,
तो ऐसे होता है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, मतलब यही यही पूरा पैटर्न है इन सारी वेव्स का। ठीक है, मतलब एक के बाद एक ही आएगी। आप इस ऑर्डर में चेंज कर, आप इस ऑर्डर में मतलब सेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी आ सकते हो कि अगर आपका ऑर्डर मतलब ये रिवर्स कर दे तो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। गैमा, एक्स रेज, लेकिन फिर ये सीक्वेंस यही रहेगा। मतलब अगर आप पीछे भी जा रहे हो ना, गैमा से पीछे आ रहे हो तो पीछे उसके पहले एक्स रेज आएगी, फिर अल्ट्रावायलेट आएगी, फिर आपके पास क्या आएगी, विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। अब समझ आया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं जी सर। है। जो लास्ट क्लास में भी अब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब तुम इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ो। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि जो है वो इसकी इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। आप नोट करो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है। देखो रेडियो और माइक्रो, इनकी फ्रीक्वेंसी आप, अगर मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, लेट मी इरेज दिस, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो नजर ही आ रही है यहाँ पे, देखो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देखो। वेवलेंथ आपको, आप देख सकते हो ना, क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ देखो, फिर आगे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं आपको वेवलेंथ दिख रही है कि वो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप नोट कर रहे हो वेवलेंथ क्या हो रही है, क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना? यस और नो? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सबके, डिस्टेंस मतलब कम हो रहा अगर सर। response कैसे पता चलेगा, हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, कम हो रहा है। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। मतलब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी, शॉर्टर होती रहेगी। तो जी यहाँ सर। देखो ये वेवलेंथ, यहाँ इन्होंने यहाँ पे मेंशन हुआ है, प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप पहले देखो 10⁻²⁵ के फॉर्म में, मतलब 10⁻² का मतलब होता है ये 100 मीटर्स से हम स्टार्ट करते हैं और ये कितनी शॉर्ट हो जाती है वेवलेंथ। अब शॉर्ट होने का एक और मैं आपको बताऊं, इनके साइज कितना शॉर्ट हो जाता है इन वेवलेंथ का, इनके साइज का कंपैरिजन भी है। यहाँ पे नीचे देखो, ये साइज के कंपैरिजन हुआ है। जो रेडियो वेव्स होती हैं, कोई एक माउंटेन जितनी बड़ी हो सकती है रेडियो वेव्स। यहाँ पे आपको नोट करो, यहाँ पे मेंशन है एक माउंटेन के साइज जितनी बड़ी हो सकती है रेडियो वेव। और आपकी माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव का साइज होता है एक साइज ऑफ अ फुटबॉल स्टेडियम। मतलब अगर आप एक फुटबॉल स्टेडियम का साइज देखते हो, 100 मीटर का अगर है एक फुटबॉल की एक पिच है, तो फिर वो उतना ही आपकी एक माइक्रोवेव उतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये वेव्स बहुत ह्यूज होती है। इसी तरीके से आप आगे जाओ तो ह्यूमन के साइज क्या आती है आपकी, कोई इसका इसका माइक्रोवेव को कंपैरिजन इन्होंने करा हुआ है ह्यूमन। फिर आप आगे जैसे आते रहोगे ना, माइक्रोवेव से थोड़ी आगे जाओगे, इंफ्रारेड पे आओगे, तो फिर ये इसका कंपैरिजन कोई सी हनी बी से करा जाता है। कि मतलब इतना इतनी स्मॉल हो जाती है कि वेवलेंथ कम होके इतनी कम हो जाती है। विजिबल लाइट का कंपैरिजन किसी एक पिन से, एक पिन पॉइंट, एक स्मॉल से एक पिन से किया जाता है। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट किसी बैक्टीरिया से उसको कंपेयर करते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है, सही है। एक्स रेज का कंपैरिजन हम किसी मॉलिक्यूल या एटम से कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक्चुअली अल्ट्रावायलेट से थोड़ी आगे जाओ तो ये मॉलिक्यूल को कंपेयर कर सकते हैं। एक्स रेज किसी एक एटम के साइज के इक्वल हो सकती है। मैं इनके साइज का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कितनी इनका जो है ना वेवलेंथ कितनी मतलब यूज होती है, साइज इन द सेंस कि वेवलेंथ कितनी यूज होती है। सही है। और अगर एक एटॉमिक न्यूक्लियर पे चले जाओ ना, तो वो गामा रेज उस साइज की इक्वल होती है, एटॉमिक न्यूक्लियर, मतलब विच इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रही है ना मिनाज, आप नोट करो वेवलेंथ काफी कम होती चली जाती है। और ये वेवलेंथ कम होने की वजह से ना इनका साइज स्क्वीज करता है। मतलब ये साइज में अपने स्मॉल इसलिए हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ कम होती है। सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में ना फर्क है। मैंने इसकी एक लास्ट क्लास में एक सिमुलेशन भी दिखाई थी, वो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा सकूं ना तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। तो इनके साइज का हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो वेवलेंथ, आप वेवलेंथ इसकी कम होती रहती है, और वेवलेंथ कम होने से एक चीज बढ़ती है। वो क्या चीज बढ़ती है, कोई बताएगा कि वेवलेंथ कम होने से क्या चीज बढ़ेगी? ऐसे ही है मिनाज, इसी तरीके से है। पता है ये जैसे मतलब हम रेडियो वेव्स को लेते हैं ना, तो उसकी वेवलेंथ बहुत यूज आती है, बहुत यूज आती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत स्मॉल आती है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते हो, गैमा रेज और एक्स रेज की तरफ जाते हो ना, उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल और फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी लार्ज होने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको इधर दिखाऊं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे वेवलेंथ आपकी होगी कम,
आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज, मतलब वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मतलब ये हाई एनर्जेटिक वेव्स होती है ये गैमा रेस। आपको पता है हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ, उसके अराउंड ना एक एक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो पता है इन गैमा रेज और एक्स रेज को ना डिफ्लेक्ट कर देती है और अर्थ के अंदर आने नहीं देती। आपको पता है एक्स रेज और गैमा रेज अर्थ में सन से नहीं आ सकती, सन से नहीं आ पाती, बहुत कम आती हैं। वो हमारी हमारी अर्थ क्या करती है, उनको डिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे अगर ये सन है, सन से आ रही है ना ये वेव जा रही है सारी, और अर्थ में आ रही है। अर्थ का एक एक लेयर है एटमॉस्फेयर का और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके अराउंड ना। वो क्या करती है, बाकी सारी वेव्स तो आ जाती हैं अंदर, मतलब जैसे अगर आपको अगर रेडियो की बात करो वो भी आती है, माइक्रोवेव भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है। इंफ्रारेड की वजह से ही आपको हीट, मतलब जो फील होती है ना, टेम्परेचर जो फील होता है, गर्मी जो लगती है, वो इंफ्रारेड की वजह से लगती है। समझ रहे हो, मतलब इंफ्रारेड कॉजेस हीट। इंफ्रारेड तो हर हर बॉडी, मतलब हम लोग भी इमिट कर रहे हैं इंफ्रारेड। हर बॉडी जो मतलब हर लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंफ्रारेड रेडिएशन अपने अंदर से इमिट कर रहा है। लिविंग क्या, सारे ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब हम एटम से बने हुए हैं ना, हमारे अंदर भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और हीट मतलब रिलीज हो रही है एटमोस्फेयर में। तो सन से भी सर, सन तो एक जायंट बॉल है, एक हीट बॉल है, तो वो क्या करती है, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है और वो आती है सन से अर्थ पे। तो वो भी आ जाती है हमारे अर्थ के अंदर। लेकिन आगे जाओगे ना, विजिबल लाइट तो आपको दिखता ही है, सन से लाइट आ रही है। अल्ट्रा वायलेट भी आती है। अल्ट्रा वायलेट की वजह से पता है जो जो टैन हो जाती है ना, स्किन जो टैन होती है, टैनिंग जो हो जाती है स्किन में, वो जो है वो नहीं आ पाती कहाँ पे, अर्थ पे। क्यों? क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड है, एक पूरी मतलब आर्मी है अर्थ की, जो कि इन वेव्स को नहीं आने देती। और थैंक गुडनेस, मतलब नेचर का, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि ये वेव्स नहीं आती, क्योंकि अगर ये वेव्स आती तो ये कॉज करती कैंसर। मतलब ये एक्स रेज और गैमा रेज इतनी ज्यादा डेंजरस हैं कि म्यूटेशन कॉज करती हैं आपके सेल में, ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो अच्छा है भाई कि ये नहीं आती। तो सर फिर ये एक्सरे स्कैन होता कहाँ से, गैमा रे स्कैन मतलब होता कहाँ से, ये गैमा रेज यूज कहाँ से करते हैं जब ये आ ही नहीं रही सन से। तो एक्चुअली बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर से ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, गैमा रेज को अपने अंदर से इमिट करते हैं। इन रेज का काउंटर क्या हो सकता है? कुछ काउंटर नहीं है इन रेज का। इन रेज को मतलब इन रेज से कैसे बचा जाए, ये बोल लो। इन रेस से किस तरीके से बचा जाएगा, मतलब इन रेस से बचने का कोई तरीका नहीं है ना। इन रेस से हमारी हमारी जो है वो अर्थ ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे। कहते हैं मार्स है ना, मार्स, मतलब मार्स का भी एक एटमॉस्फेयर था। पता है जब ये रेज आती है ना तो ये एटमॉस्फेयर को भी वो कर सकती हैं। मार्स का कहते हैं आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले ना मार्स का एटमॉस्फेयर था। मार्स में कहते हैं लिविंग स्पीशीज थे वहां पे, साइंस ऐसा कहती है। तो कहती है कि भाई ऐसा क्या हुआ, मार्स में सब कुछ क्यों खत्म हो गया, सब वैनिश क्यों हो गया? क्योंकि मार्स की ना एक होती है वही जो शील्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो एक शील्ड होती है, वो मार्स की खत्म हो गई। अब जैसे ही मार्स की वो खत्म हुई ना, सन से आने वाले जो सोलर फ्लेयर्स है ना, मतलब सन से ना सोलर फ्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो वो सोलर फ्लेयर्स ने ना उसका पूरा एटमोस्फेयर हटा दिया। और जब आप किसी प्लेनेट का एटमोस्फेयर रिमूव करते हो ना, तो मतलब वहां से सब कुछ छीन लेते हो, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बात याद रखना, किसी प्लेनेट को हैबिटेबल बनाना है ना, किसी प्लेनेट में आपने रहना है, सबसे पहले वहां पे एटमोस्फेयर आएगा एयर में। मतलब एयर में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गए ना, और नाइट्रोजन ये आ गए तो समझो सब कुछ आ जाएगा। फिर पानी भी आ जाएगा वहां पे, फिर सब कुछ, समंदर भी आ जाएगा। किस तरीके से, वही वही ओशन जब गिरेगा, मतलब वही मतलब बादल जब बरसेंगे ना तो ओशन भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कार्बन एयर में आया ना जैसे ही, तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो ये वाली बात है। अब ये बात चल रही है, अब तुम एक रीड करा करो आर्टिकल्स ना, इलॉन मस्क के, अगर जिसको इंटरेस्ट है। इलॉन मस्क का आपको पता होगा, एक साइंटिस्ट, वो किस तरीके से मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं, उस चीज पर आजकल बात चल रही है ना। वो तुम कभी बाद में अब खैर डिस्कस करेंगे डिटेल में, छोड़ दो उसको। हमें जो यहाँ पे देखना है, वो क्या देखना था, मुझे दो तुम लोगों को सिमुलेशन दिखानी थी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाई थी, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि सिमुलेशन में जो है ना वो डिस्कस हुआ हुआ है कि भाई किस तरीके से, ये देखो, लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन।
जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, अच्छा नहीं ये वाली नहीं है, वेरी सॉरी। अच्छा, अब ये वाली सिमुलेशन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, सही है। ये बेंडिंग दिखा रहा है कि कौन कितना बेंड करती है। यू ऑल कैन सी दिस, राइट? यू ऑल कैन सी दिस, राइट? अच्छा, अब अगर ये देख सकते हो तो देखो प्रिज्म से डिफ्लेक्ट हो रही है। अब वेवलेंथ का डिफरेंस आप देख लो, 675 नैनोमीटर्स है। और मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ इसको, जैसे मैं नीचे आता हूँ रेड में, तो देखो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है, ज्यादा बेंड कर रही है। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि वॉयलेट की देख लो, वॉयलेट वॉयलेट का जो होता है ना, कलर है, स्पेक्ट्रम का पार्ट है, उसमें देखो एक वो कितना डिफ्लेक्ट, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है। उसकी वेवलेंथ का डिफरेंस देखो। अब मैं अगर ऊपर आ जाऊं, रेडियो रेडियो और इंफ्रारेड देखो, इसकी वेवलेंथ देखो, इसकी आपको वेवलेंथ में एक डिफरेंस नजर आएगा। वेवलेंथ देखो कितनी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, 1050 तक पहुंच गई, 1050 नैनोमीटर्स। और रेडियो में आए अगर हम, रेडियो में देखो ह्यूज वेव्स हैं, ह्यूज वेव्स आपको नजर आएंगी इस तरीके से। मतलब इनकी वेवलेंथ आपको काफी ज्यादा ह्यूज नजर आएंगी, ठीक है ना। और इधर चले आते हैं, जरा इधर आते हैं, आगे आते हैं। रेड हो गया, इधर इधर आगे आओ। अल्ट्रा वायलेट पे देखो, अल्ट्रा वायलेट पे वेवलेंथ देख रहे हो आप लोग? अगर इफ यू कैन नोट दिस, नोटिस दिस वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट, सो यू कैन सी कि अल्ट्रा वायलेट वेव जो है वो कितनी ज्यादा, मतलब इनकी वेवलेंथ कैसी स्मॉल हो जाती है। एम्पलीट्यूड वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन मैं वेवलेंथ में डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ। ये देखो एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। ये नहीं हो रहा कि ह्यूज होने का मतलब ये नहीं समझो कि एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट वही है, एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। what changing over here is the wavelength and frequency. Can you guys notice? यस समझ सर, में आ यस रहा सर। है? वेवलेंथ अब तो रेडियो पता अभी है ना सीधी हो वेवलेंथ गई और बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो ये वेवलेंथ होने का मतलब है क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होने का मतलब होता था ये बहुत ऐसे यूं भी, मतलब समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाए। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। सही है। तो ये सिमुलेशन एक मुझे आपको दिखानी थी, ये जावा एफ पे इजीली अवेलेबल है, यू ऑल कैन सी दिस योरसेल्फ। सही है। एक और सिमुलेशन मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये भी वैसे उसी की, ये है एक सिमुलेशन, ये भी अच्छी है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि वो दिखा रहे हैं कि भाई जैसे जैसे आप जाते हो इधर रेडियो वगैरह में, रेडियो से इधर आओ, इसकी वेवलेंथ आप दिखा रहे हैं कि जब आप इधर आते हो तो आपको वेवलेंथ में एक काफी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे देखो नजर आ रहा है। उसके बाद मैं विजिबल पे आऊँ तो विजिबल की देखो, ये है विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ ऐसे दिख रही है। फिर ये वेवलेंथ चेंज होते होते और कम होते होते ये देखो अल्ट्रा वायलेट, और फिर एक्स रेज, और ये देखो गैमा रेज का आप नोट करो। ओ कोई बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत कम इसकी वेवलेंथ। यहाँ कॉर्नर पे देखो वेवलेंथ आपको और फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। नैनोमीटर्स में जो है ना वो वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ हमेशा मीटर में मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। सर बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या, स्पीड है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। यार ये तो जनरल वेव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। नंबर ऑफ ओके। वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं 1 सेकंड में। ज्यादा वाइब्रेशंस मीन ज्यादा फ्रीक्वेंसी। बहुत ओके। आसान है। जो तुम लोगों ने किए थे, और वो डिस्टेंस है तो हम किस में मेजर करेंगे इसको, वेवलेंथ को। डिस्टेंस है तो किस में मेजर होगी वेवलेंथ, डिस्टेंस किस में मेजर होता है नॉर्मली, कोई बता सकता है? सर मीटर, किलोमीटर। मीटर्स में, किलोमीटर्स में। तो आप देख लो नीचे नैनोमीटर लिखा हुआ है ना। अब ये देखो ये नैनोमीटर में इंक्रीज आ रहा है क्योंकि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो वेवलेंथ आपकी अब माइक्रो में आ गए, फिर आ गए इधर। ये कोई देखो 100 मिलीमीटर्स में आ गए, मिलीमीटर नैनोमीटर से बहुत बड़ा वो है। फिर मीटर में आ गए, मीटर आपको पता है बहुत बड़ा है। रेडियो को मैंने बताया था ना कोई 100 मीटर के इक्वल होती है। ये देख लो 100 मीटर यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। सही है। सर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
ये भी कर सकते हैं क्या को जिसके जिसका क्या नाम है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी क्वालिटी तो अपना एक एक जो क्वालिटी क्वालिटी होती है ना वो कम होती है। जैसे अब जो रेडियोस होते हैं, रेडियोस के अंदर बहुत वैसी। की बात कर सकते हैं हमेशा ना, उसकी ना एनर्जी की बात कर सकते हैं हम, एनर्जी उसकी जो है ना वो डिफरेंट होती है। अच्छा, सही जब है। जब भी उसके अच्छा अंदर रेडियो अब के अंदर फर्क आता है डिस्पर्जन होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी देख लो। ठीक है, फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई ये सब ट्रांसफर्स हैं, सब नजर ही आ रहा है आपको, ट्रांसफर्स वेव है। ये सब वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं भाई, सन से अर्थ पे आ रही है, वैक्यूम ही है ना बीच में, तो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं और एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं। देखो ये चीज कॉमन है इनमें, ये समझने वाली बात है कि इन सबकी स्पीड जो है ना वो एक ही होती है। ये बात आपने याद रखनी है। और वो कितनी होती है? 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। ये होती है, इस तरीके से लिखते हैं, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इनका कोई चार्ज नहीं होता, ये अफेक्ट नहीं होती किससे? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, जाहिर है एनर्जी है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। अब इसके बाद ना इनके कुछ यूजेस आते हैं, वो यूजेस हम लोग को लास्टली इसके अंदर देखने हैं और बस ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज ही मैं इसको डिस्कस करके खत्म कर देता हूँ। रेडियो का सबसे पहला यूज सुनो। रेडियो कहाँ यूज होता है? रेडियो का सबसे पहला यूज आपका रेडियो में ही होता है। रेडियो का भी आप लोग के घर में भी होगा, बल्कि हमारे सेलफोन में अभी तक मौजूद है रेडियो। अब ऑब्सोलीट हो रहा है हल्के हल्के, लेकिन अभी भी हम लोग रेडियो, भाई एफएम वगैरह की बात कर रहा हूँ। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हर मतलब वेव की। जैसे ये बात समझो कि रेडियो वेव में ना हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम रेडियो वेव में अभी भी करते हैं। सही है। मतलब रेडियो वेव, जैसे ये मेरे पास एक रेडियो वेव है, मैं एक बना देता हूँ रेडियो वेव यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ये मेरे पास एक रेडियो वेव मैंने बनाई, और ये एक बहुत यूज, आपको पता है इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और इनको हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब पर्टिकुलर वेवलेंथ ना हम बैंडविड्थ हम जो है ना दे देते हैं डिफरेंट उनको। जैसे फॉर एग्जांपल जिसको इस पे ब्रॉडकास्टिंग करनी है वो इस पे कर दे, जिसको इस पे करनी है, मतलब हम इसको यूज करते हैं। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझ लो कि इसको ब्रॉडकास्टिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अब भी यूज करते हैं। रडार में यूज करते हैं, रडार में रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग या रेडियो डिटेक्टर एंड रेंजिंग। सही है। ये आर्मी में, आर्मी पर्सनल्स अभी भी यूज करते हैं इसको। सही है, फौज में, मिलिट्री में ये अभी भी यूज होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन में पहले जो हम यूज करते थे ना, जैसे वॉकी टॉकीज आते थे, उसमें रेडियो वेव्स होते थे। अब पता है, अब रिप्लेस कर दिया उनको मोबाइल फोन्स ने, और मोबाइल फोन्स के अंदर रेडियो नहीं बल्कि माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि रेडियो वेव्स में ना बहुत डिस्ट्रैक्शन आ जाती थी। देखो रेडियो वेव का जो साइज होता है एक माउंटेन जितना बड़ा हो सकता है, या एक मैंने बताया था ना एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो सकता है। तो मसला सारा ये आता था रेडियो वेव्स में कि इसके अंदर बहुत सारी ना नॉइजेस ऐड हो जाती थी। समझ रहे हो? डिफरेंट नॉइजेस, ये वेव अगर ट्रेवल कर रही है ना, इसमें काफी सारी नॉइजेस इस वेव के अंदर ऐड हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल है ना, उसको डीकोड करने में प्रॉब्लम होती थी। कुछ समझ आ रहा है या सर से जा रही है ये बात? नॉइजेस नॉइजेस वाली बात समझ में आई कि मतलब होता है कि सर डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऐड होने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि एक एक वेवलेंथ इतनी, मतलब एक वेव, अगर एक वेव मैं लूं ना रेडियो की, वो बहुत ह्यूज होती थी। वो मैं बता रहा हूँ उसका साइज कोई माउंटेन जितना बड़ा हो सकता था। तो मसला ये है कि उसके अंदर नॉइजेस ऐड होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो उसकी जगह हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स अब कम्युनिकेशन के लिए। किस कौन सी कम्युनिकेशन के लिए? मोबाइल फोन की। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। मुआविया समझ में आ रहा है? शायान, इस्माइल, फसी, क्लियर हो रहे हैं ना? मुस्तहिल, सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ सेकंड उस पे, माइक्रो पे आ जाते हैं जरा। माइक्रोवेव, भाई माइक्रो कहाँ यूज होगा? सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन में यूज होगा। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज होंगी, हीटिंग पर्पज के लिए। सही है, ये हीटिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं इन वेव्स को। ये क्या करती हैं? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर को, मतलब जो वाटर होता है ना खाने के अंदर, उसको वाइब्रेट करवाती हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, तो वो हीट होता है। खैर, और ये यूज होती है सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के लिए। अब सैटेलाइट की ब्रॉडकास्टिंग, जैसे अगर आप लोग आजकल चल रहे हैं ना, मैचेस चल रहे हैं आजकल, क्रिकेट के मैचेस, फुटबॉल के मैचेस, वो आप जब टीवी पे देखते हो लाइव जो लिखा हुआ आता है ना, वो एक्चुअली सैटेलाइट से ले रहे हो आप लोग। देखो अब ना हमारे, अगर आप स्पेस में जाओ ना, आपकी अर्थ में आपको जो है ना वो, आप मेरे ख्याल में अर्थ के बाहर से आपको अर्थ नजर नहीं आएगी, सिर्फ अर्थ सैटेलाइट से घिरी हुई नजर आएगी। इतने सैटेलाइट्स अब जो है ना वो सारे कंट्रीज ने अपने लॉन्च कर दिए।
सही है। तो वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उन सैटेलाइट्स को। उन सैटेलाइट में ना एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। सही है, एक मतलब एक उनका ट्रांसमीटर होता है और एक होता है उनका रिसीवर। ट्रांसमिट भी कर सकते हैं वेव्स को और रिसीव भी कर सकते हैं। सही है। अब मैं तुम लोग को, अगर यहाँ पे कहीं जगह है तो मैं इधर बना के तुम लोग को दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैं तुम लोग को दिखाऊं कि मतलब ये किस तरीके से ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं। सही है। अब देखो हमारे पास जैसे जैसे मेरे पास यहाँ मैं बना देता हूँ। सही है, यू ऑल कैन सी दिस। अच्छा, अब हमारे पास लेट सपोज ये अर्थ है। सही है, और ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट से मैं क्या करूंगा, यहाँ कम्युनिकेशन करूंगा और सैटेलाइट से ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। होगा ये कि जैसे मैं यहाँ से कोई ट्रांसमिट कर रहा हूँ ना सिग्नल को, तो वो क्या कर सकता है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में ना कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक, जैसे यहाँ से बैठ के मैं ट्रांसमिट कर दूं, अगर सिग्नल दे दूं सैटेलाइट को, वो कोई यूएस में बैठ के भी जो है ना उसको, मतलब उस सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव कर ले। अगर उसके पास रिसीवर है तो रिसीवर होना जरूरी है। अगर उसके पास एक रिसीवर है तो वो सिग्नल को रिसीव कर ले और फिर वो डिकोड कर ले। समझ रहे हो, लाइव देखे जो मैं मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है। वरना पता है हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम सैटेलाइट नहीं होता और हम कम्युनिकेशन बगैर सैटेलाइट के करते ना, तो हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं कर सकते थे। सही है। अगर हम सिग्नल सेंड भी करते हैं, वो सिग्नल क्या होता है, उसमें 10 तरह की नॉइजेज ऐड हो जाती हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो इतना ट्रेवल नहीं करता, एनर्जी को लूज करती रहती हैं वो वेव्स। समझ रहे हो, मतलब एक वेव पे मैंने अपनी जो भी मुझे सेंड करना था, मैंने सेंड मतलब उसमें रख के सेंड करा, लेकिन वो क्या होगा, वो वेव्स डिप्लीट होती हैं। डिप्लीशन का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसकी एनर्जी लूज होती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे यही मेंशन हुआ हुआ है माइक्रोवेव्स के अंदर। क्या कह रहे हैं भाई, सैटेलाइट टेलीविजन में जो है ना हम लोग यूज करते हैं, टेलीविजन के लिए भी और अब मोबाइल फोन्स के लिए भी। सही, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम मोबाइल मोबाइल फोन्स के लिए भी हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ मोबाइल भी होता है, टेलीविजन एंड मोबाइल होना चाहिए यहाँ पे। हम मोबाइल की भी कम्युनिकेशन इससे ही कर रहे हैं। किससे? माइक्रोवेव से कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, उसके अलावा एक हमारे पास कभी अब जो है ना रेडियो को रिप्लेस करके रेडार में भी, मतलब इसके अंदर हम माइक्रो यूज करने लग गए हैं। कुछ एयरक्राफ्ट और कुछ मिसाइल जो है वो माइक्रो वेव्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो मेनली कम्युनिकेशन, और सेकंड इसका पर्पस आप याद रखोगे माइक्रोवेव्स। ठीक है, दो याद रखने आपने एटलीस्ट। ठीक है, अब आ जाओ इंफ्रारेड पे। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको, खुशखबरी बता दूं, जो आप लोग बड़े परेशान होते हैं, आपके पेरेंट्स भी अक्सर बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कैंसर कॉज हो जाएगा, जो भी है। मतलब कुछ होता है ना, म्यूटेशन कॉज हो जाएगी, नहीं इतना रखना चाहिए उसको क्लोज वगैरह। बता दूं कि रेडियो और माइक्रोवेव्स बहुत सेफ हैं यूज़ करने के लिए। मतलब इनके इनके हैजर्ड्स उस तरीके से नहीं है जो मतलब गैमा और एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट में हमें मिलते हैं। सही है, ये बहुत सेफ हैं, ये बहुत साउंड है। इनसे कोई मतलब एज सच कोई डिजीज कॉज नहीं होती, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, लेकिन देखो ओवर यूज किसी भी चीज का डेंजरस हो सकता है, लेकिन वैसे कोई एज सच इसमें प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करने में। ठीक है जी। सर अच्छा, अब आ जाते हैं। हाँ बोलो। सही, जो एलईडीज वगैरह जो होती है वो भी सेव होती है, क्यों एलईडीज? हाँ, किसमें एलईडीज? नहीं नहीं, एलईडीज तो वो तो विजिबल लाइट इमिट कर रही है, वो तो कुछ भी नहीं है। एलईडीज जो इमिट तो कर रही है वो तो जैसे विजिबल मैं लाइट, अभी, रेड, कुछ भी ठीक है। नहीं है वो। सही है। अच्छा शोएब, आईज ऑब्वियसली आपकी आई साइट वीक हो सकती है, वो तो हाँ सर। उसका तो है ना, वो तो डैमेज होगी। अच्छा, अब आ जाओ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ना देखो, हम जो टेलीविजन में जब आप ऑन ऑफ कर रहे हो तो आपके हाथ में एक रिमोट होता है, वो दरअसल उसके अंदर यूज होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करती हैं, वो एक्चुअली हम लोग सब इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं ना, तो वो बर्गलर अलार्म में भी यूज हो सकता है। देखो होता ये है कि अगर रात में आजकल जितने भी है ना, आप लोग देखो ऑफिसेज वगैरह में, वहां सब जगह आप आईआर क्या लगा रहे हैं, सर्वेलेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आईआर कैमरास लगाते हैं। वो क्या डिटेक्ट करते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस डिटेक्ट करते हैं सराउंडिंग में ना। तो आपको अगर बंदा आता है तो वो अपने अंदर से देखो, वो दिख तो नहीं रहा, विजिबल लाइट अगर, क्योंकि रात में अंधेरा है तो वो कैमरा तो कैमरे में नहीं आएगा, लेकिन जो इंफ्रारेड कैमरा है ना उसमें उसकी इंफ्रारेड इमिशंस आ जाएंगे। तो कभी तुम लोगों ने देखे आजकल इंफ्रारेड गॉगल्स भी बहुत चल रहे हैं, मतलब जो ग्लासेस हैं वो बहुत चल रहे हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस कुछ है ना वो दिखाते हैं। आपके मोबाइल फोन में भी अब एक आ गया है, मेरे ख्याल में आईफोन 10 में तो है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस कुछ है ना वो डिटेक्ट करने वाला कैमरा।
ठीक है, तो इंफ्रारेड कैमरास आजकल यूज हो रहे हैं ताकि वो बर्गलर अलार्म्स में, अलार्म सिस्टम्स में वहां यूज होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, इंफ्रारेड हम लोग मोबाइल फोन्स के लिए भी कभी के बाद हम कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन में भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट से लाइट में। विजिबल लाइट हम कहाँ यूज करते हैं? विजिबल लाइट भाई सबसे पहले तो हम देखने के लिए यूज करते हैं विजिबल लाइट। दूसरा हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना चैप्टर में, लाइट के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स याद है किसी को? वो जो एक हम लोगों ने कहा, मैंने बताया था, लाइट जो है वो क्या कर रही होती है? रिफ्लेक्ट कर रही होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है लाइट। सही है, प्लांट्स इसको यूज करते हैं किसके अंदर सर? फोटोसिंथेसिस। हाँ, किसमें करती है ऑप्टिकल ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन? फाइबर्स मैंने बताया था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। उसके अंदर लाइट मल्टीपल टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट करके फिर आगे तक जो है ना वो जाती है, पास होती है। सर क्या ये होता क्या ऑप्टिकल वाला? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, कॉपर वायर की रिप्लेसमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो ऐसा हमारे घरों में वो नेट वगैरह में लगा होता है। हाँ, जैसे तुम्हारे घरों में वायर्स आ रहे हैं, कॉपर वायर्स आ रहे हैं ना, तो वो आप रिप्लेस हो रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से, जो कि लाइट को यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा फिर आ जाओ विजिबल अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट आर्टिफिशियल टैनिंग के लिए यूज होता है। और आर्टिफिशियल टैनिंग मतलब देखो, जहाँ पे जैसे नॉर्वे जैसे कंट्रीज है ना, वहां पे पता है क्या होता है? वहां पे सिर्फ 6 मंथ्स सनलाइट आती है उनकी और 6 मंथ्स नहीं आती। अब ऐसे कंट्री में देखो सनलाइट भी बहुत जरूरी होती है, विटामिन का सोर्स है बहुत बड़ा, मतलब विटामिन डी वगैरह आपको मिलता है सनलाइट से। तो वो आर्टिफिशियली ना सनबेड्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल सनबेड्स बनाते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल टैनिंग कर सके। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा में भी होता है, नॉर्वे में भी होता है, उन कंट्रीज में जहाँ पे लाइट नहीं होती पूरे साल। ठीक है, उसके अलावा कहाँ होती है भाई? हाँ, जो जाली नोट होता है ना, उसको पकड़ने के लिए भी हम यूवी रेज यूज करते हैं। वो फौरन डिटेक्ट कर लेता है कि, क्योंकि उसके अंदर एक यूवी स्ट्रिप लगाते हैं, हर नोट पे एक यूवी स्ट्रिप होती है। तो यूवी लाइट जब उसके ऊपर शाइन करते हो ना, तो वो जो है क्या होता है, वो विजिबल लाइट इमिट करता है और आपको पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सरेज। एक्सरेज हम सबको पता है भाई, स्कैनिंग में यूज होता है। बोन की स्कैनिंग के अलावा हमारे एयरपोर्ट में भी, स्कैनर में भी यूज होता है। एयरपोर्ट में अगर आप जाओ तो आपके लगेज को स्कैन करते हैं ना वो, तो वो एक्सरेज ही होती हैं, जो कि लगेज के अंदर मतलब जाके एक इमेज बनाती हैं। कैसे? अंदर ट्रांसमिट होती है, फिर आपको सिग्नल जब वो हिट करके वापस रिफ्लेक्ट होता है ना, तो एक रिसीवर लगा देते हैं, तो उस रिसीवर से फिर सारी उसकी पूरी इमेज आ जाती है कि आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में होता है। देखो, हमारी एक्सरेज, हमारा जो फ्लैश है ना, फ्लैश जो गोश्त होता है, उसको पेनिट्रेट कर सकती है। एक्सरेज हमारे गोश्त के अंदर से जा सकती हैं, हाँ, लेकिन हमारी बोन को क्रॉस नहीं कर सकती, हमारी बोन्स को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन बोन्स बहुत डेंसर होती हैं हमारी, उसके उन एटम्स को ना वो क्रॉस नहीं कर सकती। समझ आया? एक्सरेज हमारे फ्लैश को क्रॉस करती हैं, हमारी बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए वो बोन से हिट करके वापस आती हैं, और जब वापस आती है ना, तो उसकी इमेज बना देती हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्सरे समझ में आई कैसे कैसे इमेज बनाती है आपको, मतलब कैसे हम यस उसको सर। ट्रांसमिट करते हैं, कैसे रिसीव होती है। अच्छा भाई, लास्टली, हाँ, ये एक स्टडी करने के लिए एटम के क्रिस्टल्स को इसमें भी यूज होती है। जाहिर है, वो मैंने बताया ना, एटम की साइज जितनी होती है तो वो उसके मतलब जा सकती है। अच्छा, गैमा रेज आ जाओ। गैमा रेज अगर आपने एक पर्टिकुलरली अगर आप क्या करो, कोई प्रॉब्लम है उमर? किसी चीज कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में? क्वेश्चन है? अच्छा, नहीं है। देखो, गैमा रेस का मैं बता रहा हूँ। गैमा रेस पता है हमारा जो एक जो आजकल वो हो रहा है ना, ट्यूमर का जो मतलब उसका इलाज होता है, वो किस तरीके से होता है पता है? जहां पे पहले ना ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है ब्रेन में, मैं तुम लोगों ने यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे आपके ब्रेन में जहां भी ट्यूमर है ना, उसको डिटेक्ट किया जाता है फर्स्ट, और फिर क्या करा जाता है, फिर गैमा रेस को ना उधर क्या किया जाता है, पर्टिकुलर रीजन पे ना हम लोग गैमा रेस को सारी फायर करते हैं, काफी सारी गैमा रेस को उधर उधर हम लोग फायर करते हैं, उधर पॉइंट करते हैं। तो वो क्या करता है, वो कैंसर सेल्स को किल कर सकता है। सही है, मतलब वो जो एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना वो कैंसर पेशेंट का, वो क्या होता है, उसका इलाज किस तरीके से होता है, वो गैमा रेडिएशन ही उसके वो करके हम उसके कैंसर सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करा जाता है। अब एक लंबा प्रोसेस चलता है। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनके जो सारे बाल हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ये, या नोट कभी आप लोगों को पता हो ये चीज? तो वो इसी वजह से होता है, वो एक्चुअली इफेक्ट आता है उनके हेयर्स में भी, क्योंकि गैमा रेज जो है ना वो बहुत खतरनाक वेव्स हो सकती हैं। तो वो उसके साइड इफेक्ट्स में आता है।
सही है, जो हेयर सारे जो मतलब चले आते हैं बाल वगैरह, वो उसके साइड इफेक्ट्स में आता है, वो जो सारी गैमा रेज एक जगह आप पॉइंट कर रहे होते हो। तो ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? स्टेरिलाइजिंग के लिए भी यूज होते हैं गैमा रेज ना। स्टेरिलाइजिंग के लिए क्यों यूज होता है? देखो, जो मेडिकल में ना, आप घर पे तो क्या करते हो, वॉश कर लेते हो अपने स्पून को, फोक को, अब लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, उनको सिर्फ वॉश करना सही नहीं रहता, क्योंकि जो माइक्रो बैक्टीरियाज है ना, वो फिर भी रह जाते हैं। तो उन माइक्रो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ना, उनको गैमा उससे गुजारा जाता है। क्या? गैमा रेडिएशन उसके अंदर से पास करवाई जाती है, ताकि जो छोटे बैक्टीरियाज हैं उनको वो जो है वो खत्म कर सके। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? कोई इसके अंदर कंफ्यूजन, प्रॉब्लम नहीं है कोई? अगर प्रॉब्लम आप लोगों को, तो आज की बस लेक्चर यहाँ तक है। मैं गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करूंगा आज ही ये नोट्स, और इसके साथ एक एक अदद क्या पोस्ट करूंगा मैं इसके अंदर, गूगल फॉर्म। वो आपने मुझे वो समझ लो आपका टेस्ट है। वो गूगल फॉर्म पे आपने सारे रिस्पॉन्सेस करके मुझे सेंड करने हैं। सही है? आज ही इंशाल्लाह, अगर आज मैं पोस्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट क्लास तक फिर मुझे वो सेंड हो जाएगा। ठीक ओके है जी, सर। ये चैप्टर यहीं तक एंड हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में साउंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।